नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ है साइंस का, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, कई सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, बहुत सारा क्वेश्चन जो इसी 2025 में ग्रुप डी में ही रिपीट किया है और हम बार बार उसको समझा चुके हैं। तो अब रिपीटेड क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसको हम सिर्फ पढ़ के आगे निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें समय वेस्ट नहीं करना है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो था उसमें जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट यानी कि मेटालिक कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो जब कोई एसिड यानी कि हम लोग मान लेते हैं एसिड को HCl ले लेते हैं, ठीक है। HCl को कैल्शियम कार्बोनेट, तो धातु का कार्बोनेट कैल्शियम हो जाएगा धातु और उसका कार्बोनेट CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब हम लोग अभिक्रिया करवा रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो यही होता है, और ये कैल्शियम क्लोराइड को लवण यानी कि सॉल्ट कहा जाता है। उसके बाद पानी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। ये आपका ऑप्शन में दे रखा था, यही इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लार्वा यानी कि टेडपोल अवस्था से वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जब मेढक जब लार्वा स्टेज में रहता है और उससे जब वयस्क बनता है तो उसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटा यानी कि कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया था दो, और आपको बताना था कि वो जो कथन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और बताना था कि इसमें से कौन सा कथन सही है। क्या था, सही कथन को आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, बिल्कुल भी नहीं बना सकता है। उत्तल दर्पण जो कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बना ही नहीं सकता, अभी हम बताएंगे क्यों नहीं। अवतल दर्पण कनकेव मिरर सौर भट्टी में प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित करने का कार्य करता है, बिल्कुल। जैसे कि हम लोग सौर भट्टी हो गई या फिर खाना बनाने के लिए भी एक इस तरह से देखिएगा एक डिवाइस आता है जो कि खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे खाना रख दिया जाता है और यहाँ पे अवतल दर्पण को यहाँ पे लगाया जाता है और यहाँ से खाना यहाँ पे केंद्रित किया जाता है लाइट को, ठीक है, जिससे खाना बन जाता है। तो इससे भी होता है। तो ये तो दूसरा वाला तो सही है, पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए पूछा गया क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इस तरह से होता है स्ट्रक्चर कुछ इसका, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में ये जो इसका जो फेस होता है ये ऊपर की ओर उठा हुआ होता है इस तरह से, ठीक है। अब जब लाइट आएगा तो ये प्रकाश को क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा। क्या कर देगा? प्रकाश को डाइवर्स, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है, ठीक है। डाइवर्स कर देगा, यानी कि प्रकाश कभी भी एक दूसरे को मिलेगा नहीं। इमेज कैसे बनता है? जब प्रकाश मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है तब जाकर के इमेज बनता है, ठीक है। जब मिलता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, तो मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। तो अब देखिए, इधर सब जितना भी आएगा ये इधर घूम जाएगा और ये डाइवर्ट हो जाएगा, फिर इधर से भी जो आएगा इधर से डाइवर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक जगह पे कहीं पे मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब जब कहीं पे मिलता हुआ नजर आता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं और इसको हम लोग पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब इससे हम लोग नहीं बना सकते। यही वाला यहाँ पे पूछा गया था। तो सिर्फ दूसरा सही होगा, पहला गलत हो जाएगा इसका आंसर। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अच्छा, नहीं बना सकते, हाँ ठीक है, ये भी तो सही है, नहीं बना सकते ना, तो दोनों ही सही है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें भी प्रतिबिंब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकते और ये तो खैर सही है ही, तो इसका दोनों ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जाइलम में कौन सा उत्तक सहायक यानी कि सपोर्टिंग के रूप में कार्य करता है। तो जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये दोनों जो होता है वो सहायक की तरह यानी कि सपोर्टिंग उत्तक की तरह कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वो विचलित क्यों हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि जो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है और हर एक रंग का अपना एक वेवलेंथ होता है और जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो डाइवर्जन हो जाता है, हर एक अलग अलग रंग टूटने लगता है और 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस कारण से जब गुजरता है प्रिज्म से तो वो विचलित हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधे रेखा में ना घूम करके एक वृत्ताकार पथ पे घूमता है, इसका कारण क्या होता है। तो देखिए चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इसको इधर खींचेगा, इधर खींच के और रखेगा, ठीक है। और चंद्रमा का अपना एक वेग है, तो ये तो इधर भागना चाहेगा लेकिन ये खींचना चाहेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा तो फिर ये भागना चाहेगा लेकिन फिर इसको खींच के रखेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। फिर ये इधर भागना चाहेगा लेकिन ये इसको ये इधर खींच के रखेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींचता है लेकिन इसका अपना एक वेलोसिटी होता है जिस कारण से ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। यही चीज़ यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अम्ल, एसिड और क्षार यानी कि बेस के बीच में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो एसिड और एक बेस जब होता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, उदासीनीकरण। लेकिन आपके ऑप्शन में न्यूट्रलाइजेशन जो है ना वो नहीं दिया गया था, आपको दे दिया था कि ऊष्माशोषी होता है कि ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो ये ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। एसिड और बेस जब मिलता है तो ये क्या करता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ये ऊष्मा को निकालता है, ठीक है, बाहर निकालता है, ठीक है, हीट को निकालने का काम करता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि बल 5 न्यूटन और विस्थापन 5 मीटर हो तो क्या गया कार्य कितना होगा? तो 5 × 25 हो जाएगा। ये तो देखो और मारो वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। कैसे? आपको पता होगा, यदि बल इतना देर का, विस्थापन इतना देर, किया गया कार्य, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 5 × 5 25 जूल हो जाएगा इसका आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ये वाला भी कई बार पूछा गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये होता है, ठीक है। जिप्सम को जब 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, आप लोग को पता है, सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संबंधित रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो देखिए इसमें से 2 रोग जो होता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, एक तो हो जाएगा आपका सिफिलिस और दूसरा हो जाएगा गोनोरिया, ठीक है। ये दोनों ऑन एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तो अब देख लो कौन कौन सा बैक्टीरिया, यहाँ तो बैक्टीरिया के कारण। अब अगला शिफ्ट में हो सकता है कि पूछे कि कौन सा बैक्टीरिया। तो जो सिफिलिस जो होता है, सिफिलिस जो बीमारी होता है, ये होता है ट्रेपोनेमा पेलेडिया नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। और जो गोनोरिया जो होता है वो होता है निसेरिया गोनेरिया नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो ये दोनों को याद रख लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, न्यूरॉन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो न्यूरॉन के बारे में कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा गया था। लंबाई में बहुत लंबी होती है, बिल्कुल। न्यूरॉन बहुत लंबा होता है। शरीर में संवेदना का संचार करता है, बिल्कुल, ये भी सही है। लंबाई में बहुत छोटी होता है, ये गलत हो गया। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक, ये भी सही। यानी कि ये और ये तीनों सही है, सी गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा गया तो कौन सा कथन गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये सी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कारण घूमती है? तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर किस कारण घूमती है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और कोणीय संवेग के कारण। जैसे कि अभी बताएं चंद्रमा और पृथ्वी वाला में सेम यही चीज यहाँ भी होता है अप्लाई, ठीक है, इसमें भी होता है। अब आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था उस हिसाब से आपको टिक करना था उसमें। यदि दूरी, समय यानी कि डिस्टेंस टाइम का रेखा ग्राफ वक्र यानी कि कर्व हो तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो वस्तु है वो असमान वेग से चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ठीक है। और अगर दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन में आता है, तो यानी कि जो इसका जो डिस्टेंस टाइम है वो यानी कि जो चाल होगा वो एक समान वेग के साथ चल रहा होगा, ये दिखाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु असमान वेग के साथ गति कर रहा है। चलिए मिश्रित खेती, एक मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में पूछा गया था। तो देखिए जब खेती यानी कि जब आप फसल के साथ साथ पशुपालन भी एक ही खेत पे करते हैं तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि मिश्रित कृषि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, फ्यूज को घरों के विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो देखिए इसको मेन जो तार होता है ना, उस मेन तार में उसको सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है मेन तार के साथ, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अयस्कों से धातुओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है, मेटलर्जी कहा जाता है, धातुकर्म कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा है? पूछा गया क्वेश्चन है। 3 बार ये क्वेश्चन अभी तक 3 या 4 बार ये रिपीट हो चुका है। तो मस्तिष्क होता है और स्पाइनल कोड होता है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है ये पूछा गया था। तो हृदय की संरचना और कार्य प्रणाली जैसे हृदय की धड़कन हो गया, वल्व और रक्त का प्रवाह की जांच करने के लिए इसका किया जाता है, और इसको फोटो लेने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव द्वारा बनाई गई कौन सी वस्तु बैक्टीरिया द्वारा नहीं अपघटित किया जा सकता? तो एक ही तो बनाया गया है प्लास्टिक, जो इसको बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पोटासियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो? इसको सजाना था कि सबसे ज़्यादा, उससे कम में। तो आपको पता होगा कि पोटासियम जो है सबसे ज़्यादा होता है, कैल्शियम उससे कम होता है और एल्युमिनियम उससे कम होता है। और यहाँ पे रिएक्टिविटी टेबल दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पोटासियम सबसे ज़्यादा है, उससे कम है सोडियम, उससे कम है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरह से ये चलता है। इसको याद रख लेना, इसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर दे रहा है। चलिए शिफ्ट 2 में आप आते हैं, निम्न में से कौन सा जटिल अस्थायी उत्तक है? तो जटिल अस्थायी उत्तक कौन है? तो या तो जाइलम हो सकता है या तो फ्लोएम होगा। तो यहाँ पे फ्लोएम दे रखा है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो तीनों लिखा गया है ना, ये सिंपल है, लेकिन ये जटिल में ये आता है, एक आता है जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक पत्थर को ऊपर की ओर 12 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा ये आपसे पूछा गया था, और जी का मान यहाँ पे दे दिया था कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना था आपको। तो आपको देखिए यहाँ पे आप ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी कि त्वरण को हम लोग जी लेंगे, और ऊपर की ओर फेंका जा रहा है यानी कि ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो माइनस जी हो जाएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए v बराबर u माइनस जी टी, इसका ये फॉर्मूला पुट कीजिए, एकदम पूरा फॉर्मूला पे पुट करना है, खाली आप लोग यूनिट देख लीजिए, यूनिट सबका सही है, बस इसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म को पोषण देने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो स्पर्म को जो पोषण देता है उसमें कई सारी ग्रंथियाँ होती है, जिसमें से एक हो जाएगा आपका शुक्राशय यानी कि बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, दूसरा जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और एक तीसरा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जिन्हें आप क्या कहते हैं, कॉपर का स्पेलिंग, हाँ ठीक है, कॉपर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, किसको? बल्बोलेथ्रल ग्लैंड को कॉपर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। तो ये तीन आप लोग, ये चार, दोनों, इसका दो नाम और इसका इधर दो, ये सब चारों को याद रख लीजिए, किसी भी नाम पे आप पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी एक समुद्री मछली नहीं है? तो समुद्री मछली यहाँ पे आप लोग देखते पकड़ लोगे कि रोहू जो है समुद्री मछली नहीं है, बाकी टूना मछली समुद्र से पकड़ा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, पॉम्फ्रेट का ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है इसी बार। और बेटकी, ये तीनों समुद्री है, जो रोहू जो है वो एक समुद्री मछली नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहू। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा टिश्यू दोनों दिशाओं में परिवहन करता है? तो देखो, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो ये जो जाइलम है ना, ये खाना लेकर के पूरा शरीर में, यानी कि पूरा जो पौधे का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से लेके आता है नीचे तक, और फिर नीचे से ऊपर तक जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा? फ्लोएम। और जबकि जाइलम सिर्फ पानी को लेके जाता है नीचे से ऊपर की ओर, बस एक ही डायरेक्शन में चलता है, जबकि फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दर्पण सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? दर्पण सूत्र उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों में लागू होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दर्पण सूत्र वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं, ऊंचाई पर निर्भर तो उसका मैग्निफिकेशन पावर करता है। ठीक है, ना कि दर्पण सूत्र करता है। तो इसका कथन, केवल कथन एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपका जो भी ऑप्शन में दिया होगा आपको करना था इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F को 3F कर दिया जाए और द्रव्यमान को m/2 कर दिया जाए तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो इसमें उत्पन्न त्वरण पूछ दिया, और आपको पता होगा एक फॉर्मूला F = ma, न्यूटन का दूसरा नियम से F = ma। अब यहाँ से हम लोग त्वरण निकालने बोला है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? F/m। अब देखो, F के जगह पे अब जो नया F है, ये F की जगह पे हम क्या रख देंगे? अब 3F कर देंगे। और ये जो m दे रखा है, F की जगह पे 3F कर दो, सिंपल सा। और जो m दे रखा है यहाँ पे, m की जगह पे m/2 कर दो, यानी कि m/2 कर दो। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि अब कितना हो जाएगा? 6F/m हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हम जानते हैं कि F = ma होता है। ठीक है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, इसका तो नहीं, कितना गुना हो जाएगा? सीधा सीधा त्वरण इसका कितना हो जा रहा है? 6 गुना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, यानी कि 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन ये सब रिपीटेड है, बस थोड़ा सा इधर उधर करके चेंज करके दे रहा है। फॉर्मूला वही है लगाना, अगर आप थोड़ा सा भी, अब उतना तो मैथ का कैलकुलेशन हम तो मान के चले कि अब उतना आप लोग को आता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द्रव लिक्विड का अधिक संपीड़न क्यों नहीं हो पाता? कि देखिए, जो ठोस का जो इंट्रा मोलिकुलर जो स्पेस होता है ना, वो एकदम सटा छोटा, जैसे कि एक मोलिकुल यहाँ, एक यहाँ, मतलब ठोस में एकदम बिल्कुल भी गैप नहीं होता, इस तरह एकदम सटा होता है। अच्छा, ये बात अगर लिक्विड में आ जाता है तो लिक्विड में ये थोड़ा सा दूर में होता है इस तरह से, और गैस में तो बहुत ही दूर में होते हैं, कि यहाँ इस तरह से। ठीक है, अब पूछा गया हमको लिक्विड में जो है ना, इसका मोलिकुल काफ़ी सामने होता है, जिसके कारण इसको कंप्रेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्रव का कण आपस में बहुत पास होते हैं, जिसके कारण रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जिस कारण से इसका कंप्रेशन नहीं हो पाता है। लेकिन अब यही वाला गैस में क्या होता है? गैस में बहुत दूर होता है, इसलिए इसको कंप्रेस किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो खाना बनाने वाला जो गैस होता है, वो एक्चुअली में ना क्या होता है? लिक्विड नहीं होता है, वो गैस होता है। बट हम लोग इसको इतना प्रेस कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है कि ये लिक्विड बन जाता है। और ठीक है, और फिर जैसे ये हम लोग गैस को खोलते हैं, ये एयर के कॉन्टैक्ट में आते फिर ये गैस बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन गैस का किया जाता है, फिर उससे कम किसको किया जाता है? लिक्विड का, और ठोस का तो ना के बराबर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड तथा त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? यानी कि अंतिम वेग पूछ दिया है, भी पूछ दिया है। तो प्रारंभिक वेग यूँ हमको दे रखा है 12 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण यानी कि जी का मान दे रखा है 9.8, और टाइम भी दे रखा है 1 सेकंड। तो v = u + at लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तो ऊपर की ओर फेंका गया, यहाँ तो कुछ ग्रेविटेशनल से लेके नहीं दिया, तो ए का ही मान दे रखा है यहाँ पे, ए का मान, जी का नहीं, 9.8। ठीक है, तो v = u + at अब यहाँ पे लिख दो। ठीक है, सिंपल सा बात है, ये वाला फॉर्मूला से यहाँ पुट कर दो। तो v, u का मान दे रखा कितना? प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है? 12। ठीक है, प्लस a × t, तो a का मान हमको दे रखा कितना? 9.8, और टाइम दे रखा कितना? 1। यहाँ सबको कैलकुलेशन कर दो, तो 21.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, C3H7OH को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए 3 कार्बन, मिथ, इथ, प्रोप, तो प्रोपेनॉन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? OH को नॉन के तरफ पढ़ा जाता है ना, OL।
तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब दो कथन दे रखा था, एक दे दिया था कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, बिल्कुल सही है, जो अम्ल और क्षार का पहचान कर सकता है, बिल्कुल ये सही है। और फिर एक दूसरा दिया था, फिनोप्थिलीन एक क्षारीय सूचक है जो अम्ल को गुलाबी रंग देता है, बिल्कुल ये गलत है, कि अम्ल को नहीं, ये बेस को देता है, ये बेस को गुलाबी रंग देता है, ठीक है। तो इसका जो है ना, ये तो सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। कथन एक सही है, दूसरा कथन बी दो जो है वो गलत है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि फिनोप्थिलीन जो है क्षार को गुलाबी रंग देता है, ना कि अम्ल को, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन यानी कि सस्पेंशन के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको सही चुनना था। तो देखिए सस्पेंशन और होमोजीनियस, ये दो जो होता है ना सॉल्यूशन, तो सस्पेंशन होमोजीनियस में क्या होता है, जब हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्या होता है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि अब कहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि अब एयर को ले लो, एयर में आप नहीं बता सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला है, हाइड्रोजन ये वाला है, नाइट्रोजन ये वाला है, ऑक्सीजन ये वाला है, आप बता सकते हैं, जबकि एयर में सब कुछ मिला हुआ है। तो ये हो जाएगा कौन सा, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम, एकदम मिल जाना, मतलब अंतर नहीं बता सकते हैं। और हेट्रोजीनियस हो गया, जैसे कि आप एक गिलास पानी लो और उसमें बालू डाल दो, तो आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे बालू और यहाँ पे पानी है, आप अलग अलग कर सकते हो। तेल और पानी का मिश्रण, ये भी क्या आ जाएगा, ये आपका हेट्रोजीनियस हो जाएगा। और उसी को सस्पेंशन में भी, अब सस्पेंशन में क्या होता है कि इसमें जो बड़ा बड़ा होता है, इसका जो कण होता है ना, बड़ा बड़ा होता है और हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इसका, अब देख लो, अब यहाँ पे अब बताना था, समझा दिए। अब देख लो, सस्पेंशन के कणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, बिल्कुल, ये बड़ा बड़ा कण होता है। निलंबन एक होमोजीनियस है, बिल्कुल नहीं, हेट्रोजीनियस है। निलंबन को कुछ समय स्थिर रखने से या इसके कण नीचे बैठ जाते, बिल्कुल, मिट्टी को पानी में मिला दो तो कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते, ये भी सही। यानी कि पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया था, ये वाला। चलो नेक्स्ट, जब किसी माध्यम के कण आगे पीछे गति करते हैं तो इस गति को क्या कहा जाता है। देखिए, जब किसी माध्यम के कण जो होता है ना, उसको आगे पीछे गति करता है तो उसको बोला जाता है कंपन या दोलन, जो बोल लो, ठीक है। यदि कण तरंग के चलने की दिशा, अब जैसे मान के तरंग इस तरह जा रहा है, और यहाँ पे अगर जितना भी इसका पार्टिकल है, अगर इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से ये आगे पीछे कंपन कर रहा है, ठीक है, पैरेलल, इसी के पैरेलल में अगर चल रहा है कंपन करते हुए, तो वो उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, जैसे कि हम लोग साउंड का वेव होता है, ठीक है, इसी को लॉन्गिट्यूडनल भी कहा जाता है। और अगर ये रहा तरंग का चाल, और अगर अब जो कण जो होता है ये इस तरह से होता है, इस तरह से लंबवत जाता है, ये 90 डिग्री पे इसका होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, ट्रांसवर्स वेव, जिसमें लाइट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो दोनों समझा दिए। आगे में जो भी शिफ्ट आए, हो सकता है इससे पूछेगा तो आप लोग आराम से इसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है। तो एक्स वाई किस में होता है, मेल में, और मेल से ही होता है, पिता से होता है, ठीक है, इसमें एक्स वाई होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, देखिए वही वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब जिप्सम को 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। दोनों का फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब दर्पण से कितने दूरी पे बनेगा, ये बताना कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितने दूरी पे बनेगा। तो अब देख लो, चूंकि यहाँ पे अवतल दर्पण है तो सबका वैल्यू माइनस में हमको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले तो फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, एफ का माइनस में ले लिए, यू का भी माइनस में ले लिए। अब इसको पुट कर दो माइनस का 60 डिग्री, यानी कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनेगा, और अवतल दर्पण के सामने जो भी बनता है माइनस में हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसका 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। माइनस में दिया होगा, माइनस में करना था, और अगर इस तरह से लिख के दिया होगा कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर सामने बनता है, तो आप लोग को इसको टिक करना था, ठीक है। दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे अगर बनता तो पॉजिटिव में हम ले लेते तब, ठीक है। तो दोनों में से जो था आप लोग देख लेना। चलिए नेक्स्ट, स्थिर बल किस पर निर्भर करता है। कोई भी एक स्थिर बल है वो किस पर निर्भर करता है, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर करेगा या फिर उसका मास पे करेगा, ये दोनों पे करता है, ठीक है। शुरुआत में किसी तार का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि उसकी लंबाई को 1/3 कर दी जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया को दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध अब क्या बन के आएगा। तो आप लोग को पता है आर बराबर रो एल बटे ए होता है। यहाँ तो रो का काम नहीं, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और मटेरियल के बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया है, होता है ना। आर बराबर रो एल बटे ए होता है। ये क्या करता है, मटेरियल को दिखाता है, मटेरियल किससे बना उस पर दिखाता है। यहाँ तो मटेरियल के बारे में कुछ पूछा नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग आर बराबर एल बटे ए लेके चलेंगे। आर बराबर एल बटे ए, और इसका वैल्यू हमको दे रखा कितना 12, यानी कि एल बटे ए का वैल्यू हमको दे रखा कितना 12, बस अब निकल गया। अब दूसरा जो बोला गया है, अगर इसका दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, अगर इसका क्या पूछा था यार, ओम इतना है, हाँ 1/3 कर दिया जाए, अगर इसकी लंबाई को 1/3 और क्रॉस सेक्शनल एरिया को दोगुना कर दिया जाए, तो अब देख लो, अब इसको लंबाई को तो L/3 कर देंगे लंबाई को, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको दोगुना कर देंगे। ये लो, ये 3 नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ L बचेगा मेरा, L बटे यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 बचेगा। अब हमको अब यही तो है, तो 1/6 हो जाएगा इसका, ठीक है।
1/6 कैसे होगा, तो इसका वैल्यू तो हमको दे रखा है, L/A का वैल्यू तो 12 दे रखा है, तो 12 दे दो, 12 गुने 1/6 इसको काट दो, यानी कि 2 आ जाएगा इसका ओम आंसर। समझ में आया कैसे किए? देखो L/A का वैल्यू हमको 12 दे रखा है L का वैल्यू जो आपकी बार जो बढ़ा उसमें L का वैल्यू दे रखा है L/3 यानी कि 1/3 दे रखा है, और A का जो वैल्यू है उसको दोगुना कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को दोगुना कर दिया है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L/, ये नीचे आ जाएगा यानी कि 6A हो जाएगा, और L/A का वैल्यू हमको दे रखा है कितना 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6 है और इंटू 12 कर दो, ये कितना काट के आ जाएगा 2, ये 2 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि पिता से XY और माता से XX गुणसूत्र मिलते हैं तो बच्चे में लड़का होने का कितना % चांस है? 50%। XX मिलेगा तो लड़की हो जाएगा, XY होगा तो लड़का हो जाएगा, 50% ये 50% ये 50% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि 4 ओम 6 ओम और 12 ओम का 3 प्रतिरोध का समांतर करना, यानी कि देखिए पैरेलल में दे रखा है, देखिए अभी तक सीरीज में पूछ रहा था, अब पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया गया है, तो क्या होता है हम लोग पता है R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर होता है R/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना तक दिया गया है ये सब चलते इस तरह से चलता है इसका, ठीक है। तो अब यही वाला चीज़ यहाँ पे लिख दो, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम, तो 1/4 प्लस 1/6 और प्लस 1/12, ये 3 दे रखा है, सबका एलसीएम ले लो, तो 4 तिया 12 6 दुगनी 12, तो 4 तिया 12 6 दुगनी 12 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इस सब का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है, यानी कि 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 12, 3 2 5 5 और 1 6, 6 बटे मैंने 6/12, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट निकल गया मेरे पास कितना 1/2, यानी कि R कितना हो जाएगा तो 2 ओम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया? फिर समझाएं R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, देखिए 1/4 प्लस 1/6 दे रखा है यहाँ पे प्लस 1/12, R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल रहे हैं, R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब सबको एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 तिया 12 6 दुगनी 12 और 12 एकम 12, 3 2 5 5 और 1 6, 6/12, यानी कि 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और R इक्विवेलेंट दिया है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2 निकल गया, तो R इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शिफ्ट 3 में निम्न में से कौन सा कथन अधातु का गुण दर्शाता है? अधातु का गुण दर्शाता है, तो कई सारे गुण है, ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, अधातु ऊष्मा और विद्युत का खराब चालक होता है, यानी कि कुचालक होता है, ठीक है। ये भंगुर होता है, तुरंत टूट जाता है, और भी कई सारा है, देख लीजिएगा आप लोग का ऑप्शन में किया था उस हिसाब से टिक करना था। वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन सी ग्लैंड करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कोशिकीय के जीवों में जनन यानी कि प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह सामान्यतः अलैंगिक जनन करता है, बिल्कुल सही। यह एक ही जीव से नया जीव बनाता है, बिल्कुल सही। माता पिता की जरूरत नहीं पड़ता है। यह प्राय द्विखंडन करता है, ये भी सही। यानी कि इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है वो गलत है, गलत ही पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस सरल स्थायी उत्तक में कोशिका भित्ति लिग्नाइड होता है, लिग्निफाइड होता है, माफ कीजिए। लिग्निफाइड का मतलब होता है कि वह कठोर होता है, मतलब लकड़ी के जैसा कठोर हो जाता है, ठीक है। तो किसमें होता है? एक ही तो होता है कठोर, जो मृत कोशिका से बना होता है, स्क्लेरनकाइमा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस f और 2f के बीच में, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, f और 2f के बीच में रखेगा तो कहाँ बनेगा भाई? 2f से बाहर बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है, बस यही तो इसको आंसर था। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए इसका जो होगा या तो क्लोरीनेशन दिया होगा या तो फिर हेसेन विधि के द्वारा दिया होता। आप लोग को ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन हमको मिला नहीं, तो ऑप्शन में जो था वही इसका सही आंसर हो जाता। अब देख लेना जो भी था। यदि प्रारंभिक वेग u बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है तो किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। वेग जो है ना, अंतिम वेग दे रखा है 0, प्रारंभिक वेग 180 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग 0, एक्सेलरेशन -1, तो दूरी निकालना था, ठीक है। तो ये तो था। तो सबसे पहले तो इसको काम करो, तो 180 को 5/18 से कर दो, तो 18 एकम 18 और 0 5 10 50, तो इसका कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 50 मीटर पर सेकंड यहाँ निकाला गया है, इसको हटाओ। अब सूत्र हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ से गति का जो तीसरा नियम है, गति का तीसरा नियम क्या बोलता है? v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। अब इस पर पुट कर दो, ठीक है। अब इतना तो आता ही होगा आप लोग का। u का वैल्यू दिया गया है, v का वैल्यू तो 0 रख दो यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ पे v का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दिए। u का वैल्यू दे रखा है कितना? 50 अभी निकाले हम लोग 50, तो 50 का स्क्वायर कर दो और प्लस 2 × 1 माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, और s ये कितना निकलेगा? 5 × 5 = 25 और 2 0 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -2s हो जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है? s, इधर 0 था, इसको ये 2s को उठा के अगर इधर ले आते बराबर के, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2s, तो 2s बराबर कितना आ जाएगा? 25 0 0।
अब हमको एस निकालना है तो इस 2 को यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पुट कर देंगे, इसको अगर काट पीट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1250 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करने में हमको थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए आप लोग खुद से करने के लिए। निम्न में से कौन सा एक हेट्रोजीनियस मिक्सर का उदाहरण है? हेट्रोजीनियस मतलब जो मिलता नहीं है पूरी तरह से, उसको कण दिखाई देता है। ठीक है, तो एयर होमोजीनियस, सॉइल हेट्रोजीनियस, शुगर सॉल्यूशन होमोजीनियस, विनेगर होमोजीनियस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉइल हेट्रोजीनियस। ठीक है, पानी में सॉइल को जब मिला दीजिएगा तो वो हेट्रोजीनियस दिखाई देता है, उसका कण मिलता नहीं पूरी तरह से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए परागकण को पुष्प के किस भाग तक पहुंचाना पड़ता है? तो देखिए, पुष्प का सबसे पहले तो आप लोग भाग को देखिए, सबसे पहले तो ये जान लो। देखो, ये जो होता है ना, ये मादा होता है। ठीक है, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी। जिसको लिखना लिख लो, यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगा। ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी। ठीक है, और यहाँ पे मेल का इस तरह से, मेल वाला इस तरह से होता है, इस तरह से ये एक रहता है और मेल वाला कई सारा रहता है इस तरह से पुष्प में। ठीक है, इसको बोलते हैं एंथर और इसको बोलते हैं फिलामेंट। मेल वाला भी लिख लो, इसको बोलते हैं एंथर और इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो ये जो एंथर से जो मेल गैमेट है ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये चिपचिपा रहता है, यहाँ पे पकड़ लेता है और यहीं पे जो पहुँचाता का है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का ही काम को ये क्या बोलते हैं? स्टिग्मा तक पहुँचाया जाता है। ये होता है स्टिग्मा, बोले अभी, ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी। स्टिग्मा पे यहाँ पे पोलिनेशन होता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवरी में। ठीक है, ये पूरा लिख लो। चलिए नेक्स्ट है एनोडाइजिंग प्रक्रिया। एक ही में तो करते हैं यार, एल्यूमिनियम में। किस धातु में किया जाता है? एल्यूमिनियम में एनोडाइजिंग प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को, इनवॉलेंटरी जो एक्शन होता है उसको नियंत्रित करता है? और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है, ये होता है मेडुला ऑब्लंगाटा में करता है। ठीक है, मेडुला स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर में किस तरह से होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी वस्तु पृथ्वी में अपघटित नहीं हो सकती है? तो प्लास्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 600 न्यूटन है और वो जो किस एरिया पे, कितना एरिया पे लगा रहा है? 0.05 मीटर स्क्वायर पे लगा, तो दाब निकालना है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसी पे पुट कर दो, फोर्स मेरे पास दे रखा है 600 न्यूटन, न्यूटन में दिया है, मीटर में दिया, सब सही है, यानी कि 0.05। अब यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो 2 को 0 और बैठा दो और इसको 5 से काट दो, तो कितना आ जाएगा? 12 × 60 और 1 2 3 को 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा, इतना पास्कल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दे दो, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? रिएक्टिविटी टेबल हम बार बार करें, रट लो। तो सबसे ज़्यादा होता है पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इस तरह से चलता है। और आपके ऑप्शन में ये 4 को दे रखा था। सोना, तो सोना देख लो कहाँ पे, यहाँ पे सोना। फिर है तांबा, तो तांबा देख लो यहाँ पे, ये रहा तांबा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देख लो कहाँ पे, तो एल्यूमिनियम रहा यहाँ पे ऊपर में, बहुत ऊपर में। और चांदी, चांदी देखो यहाँ पे, तो सबसे ऊपर में तो एल्यूमिनियम है, यानी कि एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछेगा? सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा? तो एल्यूमिनियम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है ना, ये बहुत हाई होता है। ठीक है, जिस कारण से ये उच्च ताप पे भी नहीं गलता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो ये हाई टेम्परेचर से जलने लगता है, जिससे हम लोग को लाइट मिलता है। ठीक है, इस कारण से बल्ब में फिलामेंट का जो फिलामेंट होता है उसको टंगस्टन का बनाया जाता है। चलिए, औसत चाल की प्रकृति का सही वर्णन कौन सा है? तो औसत चाल जो होता है, यह कुल तय की गई दूरी को कुल समय से भाग देने पे प्राप्त होता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है जो किसी यात्रा में के दौरान तय की गई औसत दूरी यानी कि औसत गति बताती है। और यह हमेशा तय की गई दूरी जो होता है उससे अधिक तय की गई दूरी के आधार पर निकाली जाती है, ना कि विस्थापन के। इसको तय की गई दूरी के आधार पर निकालते हैं हम लोग, ना कि विस्थापन से। ठीक है, इसलिए यह वेग यानी कि वेलोसिटी से अलग होता है, इसके बराबर और इससे अधिक होता है, और इससे छोटा यानी कि वेलोसिटी से कम नहीं हो सकता। इससे या तो इससे बराबर होगा या तो इससे अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट, परमाणु संख्या 19 और 20 के बारे में पूछा गया तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है रिएक्टिविटी टेबल में, पोटासियम और कैल्शियम। ठीक है, ये दोनों को होगा, 19 हो जाएगा पोटासियम का, 20 हो जाएगा कैल्शियम का। निम्न में से कौन सा कारक उष्मा ऊर्जा को प्रभावित करता है? तो उष्मा ऊर्जा को कौन सा कारक प्रभावित? तो H बराबर I² RT। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, I² RT, आप देख लो भाई, ये T है। कौन सा है? अमाउंट ऑफ करंट, देखो अमाउंट ऑफ करंट बिल्कुल प्रभावित करेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट कहीं नहीं दिया गया। रेजिस्टेंस, बिल्कुल यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया। टाइम, यहाँ पे टाइम दिया गया। तो ये तीनों तो करता है, कौन सा नहीं करता है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं करेगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो गाइज यहाँ पे खत्म हो गया ये आज का लास्ट क्वेश्चन, तीनों शिफ्ट का करवा दिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।